मैं दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान और विज्ञान में। विज्ञान से जुड़ी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम बात करेंगे जंतुओं में पोषण। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतुओं में पोषण किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, वो सब भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। इसका मतलब जितने भी जंतु हैं वो सब परजीवी हैं। वो सब क्या है? परजीवी हैं या उसमें परपोषण होते हैं। तो हम बात करेंगे कि जंतुओं में पोषण में सबसे पहले बात करेंगे हम अमीबा के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए अमीबा क्या है तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, किसी तरह से इसका आकार हो सकता है। तो अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अमीबा कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और अमीबा में जो ये मान लीजिए कोई भोजन है, भोजन के रूप में ये छोटे छोटे डाइटम या कवकों को इत्यादि को खाते हैं। मान लीजिए ये अमीबा का क्या है? भोजन है। और ये है आपका अमीबा। अमीबा का ये है केंद्रक। और अमीबा जो है अमीबा जिससे भोजन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। अब भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन को पचा लेता है। भोजन को क्या कर लेता है? पचा लेता है। पचाने के बाद फिर जो है अपशिष्ट पदार्थ का बहिष्करण कर देता है। क्या कर देता है? बहिष्करण। तो अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा भोजन के रूप में छोटे छोटे कवकों या इत्यादि का ग्रहण करता है। अमीबा जो है भोजन किससे ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा किससे भोजन करता है? कूटपाद के द्वारा। अमीबा में जो पोषण होता है या अमीबा में जो पोषण होता है वो तीन विधि के द्वारा होता है, तीन तरह से होता है। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन और फिर होता है बहिष्करण। अगर क्वेश्चन पूछे कि अमीबा में पोषण कितने विधि के द्वारा होता है? तीन विधि से। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन और फिर बहिष्करण। सबसे पहले अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, फिर अपने भोज्य रसधानी में ले जाके उसको पचाता है पाचक रस के द्वारा। और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको क्या कर देता है? बहिष्करण कर देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमीबा में अंतर्ग्रहण का फिगर बनाए तो ये अमीबा बनाइएगा, ये भोजन, फिर ये भोजन कूटपाद से ग्रहण करता है, ऐसे बना सकते हैं। और अगर इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो ये अमीबा में बहिष्करण हो जाएगा। ये अमीबा में अंतर्ग्रहण का है और अगर यहां से शुरू करके ऐसे करके यहां से बनाते हैं तो हो जाएगा अमीबा में बहिष्करण। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण के तीन विधि हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अब हम बात करेंगे, एक होते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है लेकिन इनका आकार निश्चित होता है। इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। इनका आकार निश्चित होता है। अमीबा में पैरामीशियम भी जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसका जो है आकार निश्चित होता है। और इसमें चलने के लिए ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग सीलिया कहते हैं, सीलिया। तो पैरामीशियम में चलने के लिए क्या होते हैं? सीलिया। और अमीबा जिससे भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका मुख।
देखिए, ये हो गया आपका मुख गुहा, ये हो गया लार ग्रंथि, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, ये है अमाशय, ये है आपका अग्नाशय, ये है यकृत, और यकृत के पास यहां पे होता है पित्ताशय, और ये हो गया बड़ी आंत, और ये छोटी आंत, और इसको बोलते हैं मल द्वार। ये जो है आपका मनुष्य में पोषण के लिए सबसे जरूरी होता है पाचन तंत्र। मनुष्य में पोषण के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पाचन तंत्र। ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर है कि मनुष्य में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए पाचन तंत्र में ये मुख गुहा हो गया, ये हो गया लार ग्रंथि, ये ग्रास नली, ये आपका हो गया अमाशय, ये अग्नाशय, ये हो गया बड़ी आंत, ये हो गया यकृत, यकृत के पास होता है पित्ताशय, और ये है छोटी आंत, और ये बड़ी आंत, ये है अंतिम भाग मल द्वार। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में या उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो होते हैं पोषण, वो किसके द्वारा होते हैं? तो वो आहार नाल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? आहार नाल। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आहार नाल किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य तथा जंतुओं में पाचन के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसे आहार नाल कहते हैं, और आहार नाल की लंबाई जो है वो 8 से 10 मीटर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। आहार नाल के बाद आता है कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसको पचाने तक की क्रिया में जिस जिस अंग का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आहार नाल, पाचन ग्रंथि या पाचक रस इत्यादि के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र शुरू होता है मुख गुहा से। पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। ये जो आपको दिख रहा है मुख गुहा, और मुख गुहा में जो है वो 3 चीजें होती है। सबसे पहले होगा आपका दांत, जीभ, और तीसरा होगा लार ग्रंथि। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तर 32। लेकिन जब एक बच्चा होता है तो उसमें जो दूध का दांत होता है शुरू में वो उसकी संख्या कितनी होती है? 20। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना दांत हो जाएगा? 52। तो वयस्क मनुष्य में 32, दूध का दांत 20, और पूरे जीवन काल में 52। अगर आपसे पूछे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले हो जाएंगे भेदक, दूसरा कतरनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि दांत के सबसे कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, तो दांत के सबसे कठोरतम भाग को इनामेल कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछा है कि दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। और कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो बच्चे चॉकलेट इत्यादि खाते हैं जिससे उनके दांत क्या हो जाते हैं? सड़ने लगते हैं। तो जब दांत सड़ने लगते हैं उसको बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। उसको क्या बोलते हैं? दंत अस्थि क्षय। और अगर कोई व्यक्ति दांत को सही से साफ नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है पीले रंग का एक परत बैठ जाता है जिसको दंत प्लग कहते हैं। दंत प्लांट। तो आपको मुख गुहा में जो दांत है, दांत से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन कि दांत, वयस्क मनुष्य में कितने दांत? 32, दूध के दांत कितने? 20, और जीवन काल में कितने दांत? तो 52।
और दांत के सबसे कठोरतम और ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं। अगर दांत को सही से साफ नहीं किया जाए तो उस पर पीले रंग का परत बैठ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दंत पलंग कहते हैं। मानव में दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, भेदक, कतरनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब जीभ का क्या काम होता है? तो जीभ का पहला काम होता है कि भोजन को मिलाना या लारना या स्वाद का पता लगाना। वो जीभ का काम होता है स्वाद का पता लगाना। और लार ग्रंथि कितनी होती है? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार भी पूछे जा चुके हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी होती है। सबसे पहले होते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में पाचन होता है स्टार्च का। मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। मंड या स्टार्च का पाचन होता है। मंड या स्टार्च का पाचन होता है। आप देखिएगा कि मनुष्य के लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार, जो भोजन को गीला करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि छोटे बच्चों में जो है लार ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लार जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, प्रकृति कितना सोच समझ के बनाया है। बच्चे कोई भी चीज को उठा के अपने मुंह में रख लेते हैं और ज्यादा लार निकलने से उसमें बैक्टीरिया मर जाएंगे और बच्चे क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। यही वो कारण हो सकता है कि बच्चों में ज्यादा क्या निकलता है? लार निकलता है। तो हम आशा करते हैं आपको मुख्य गुहा समझ में आएगा। तो मुख्य गुहा में कितने चीज? दांत, जीभ और लार ग्रंथि। मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? स्टार्च और मंड का। और दांत को सही से साफ नहीं करने पर उसके ऊपर एक परत बैठ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दंत पलंग। दांत के सबसे कठोर और ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं। दांत, चॉकलेट इत्यादि खाने से दांत सड़ने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? दंत अस्थिक्षय कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीभ का क्या काम होता है? स्वाद का पता लगाना। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। मुख्य गुहा के सबसे निचले भाग को जो है हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी में जो है 2 छिद्र होते हैं। एक होते हैं निगल द्वार, एक होते हैं कंठ द्वार। और इस दोनों, देखिए, निगल द्वार के द्वारा क्या होता है कि भोजन को ग्रहण किया जाता है। कंठ द्वार के द्वारा श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, एक ही यहाँ पे होते हैं। और जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो वो कहाँ आते हैं? अमाशय में। जब हम सांस लेते हैं तो वो जाता है फेफड़ा में। तो ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एपिग्लोटिक्स नामक गार्ड के रूप में कार्य करता है। एपिग्लोटिक्स, जैसे कि कंठ द्वार हो गया और एक हो गया निगल द्वार। निगल द्वार से भोजन को ग्रहण किया जाता है तो जो अमाशय में जाता है, और कंठ द्वार के द्वारा जो है सांस लेते हैं वो फेफड़ा में जाता है। और एक ही नली होता है और जिससे हम लोग यहाँ से सांस भी लेते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि हम लोग खाते टाइम बोलते हैं या किसी भी प्रकार के बातों को सोचते रहते हैं तो हिचकी होने लगता है। हिचकी क्यों होता है? तो आप सोचते रहते हैं तो एपिग्लोटिक्स को मस्तिष्क सूचना नहीं दे पाता है कि भोजन जा रहा है कि सांस। इसी क्रम में वो गड़बड़ी के कारण भोजन जो है वो अमाशय की जगह फेफड़ा में चला जाता है और जिससे आपको हिचकी होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है। नहीं, आप किसी को याद कर रहे थे, इसलिए आपको क्या हुआ? हिचकी हुआ। अब ये भोजन जो है यहाँ से ग्रसनी के बाद ग्रास नली से होते हुए, ग्रास नली में जो है भोजन किसके द्वारा आता है? ग्रास नली में एक क्रिया होती है जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, जिसको बोलते हैं कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन क्वेश्चन भी पूछा है कि भोजन जो है ग्रास नली से अमाशय में कैसे आते हैं? तो कर्मानुकुचन के द्वारा। किसके द्वारा आते हैं? कर्मानुकुचन के द्वारा। अब भोजन आ गए अमाशय में। तो अमाशय में जो है अगर आपसे पूछे कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्टेक्स, फुंडिक और पाइलोरिक। देखिए, अमाशय में जो है एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो जठर रस भी कहा जाता है, जठर रस। और ये भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय। और अमाशय में जो भोजन पच जाता है उस भोजन को हम लोग कहते हैं काइल, काइम कहते हैं। क्या? यकृत के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यकृत किसे कहते हैं, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? यकृत को मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? यकृत। और यकृत में एक थैला होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और इस यकृत में एक थैला होता है, यकृत में एक थैला होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। और ये पित्तरस जो है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय। क्योंकि जब भोजन अमाशय से कायम बन जाता है तो उस भोजन को पित्तरस क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय। अब जो है पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त। अब जो है ये पित्तरस का कार्य क्या होता है? तो पहला काम कि भोजन को क्षारीय बनाना, और दूसरा काम होता है कि वसा का विखंडन, वसा का विखंडन। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पित्तरस का क्या कार्य है, तो क्वेश्चन हो जाए, उत्तर हो जाएगा कि पहले कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा कि ये भोजन के साथ आए वसा का विखंडन करता है। वसा का क्या करता है? विखंडन करता है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत का। छोटी आंत के जो है वो 3 भाग होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पूछा जाएगा कि ये छोटी आंत जो है उसके कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत का जो है सबसे बड़ा भाग कौन है? इलियम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? इलियम। और पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग भी कौन है? छोटी आंत है। और छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत में जो पचे हुए भोजन है उसको क्या कहा जाता है? तो चाइल। क्या कहा जाता है? चाइल। अब हम सबसे अंतिम पार्ट है बड़ी आंत। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। एक मलाशय और एक होते हैं क्लोन। क्लोन। और इसी मलद्वार के द्वारा जो है, और ये पूछेगा कि बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ। जो पचे हुए भोजन होते हैं उसमें से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। और मलद्वार के द्वारा जो है मल क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है शरीर से। इसी तरह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। चलिए एक बार और रिप्लाई करते हैं। पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में कितने चीज? दांत, जीव और लार ग्रंथि। और दांत जो है मनुष्य में कितने होते हैं? 32। दूध का दांत कितना होता है? 20। पूरे जीवन काल में 52। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। भेदक, कतरनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। और दांत के सबसे ऊपरी भाग या कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। और चॉकलेट इत्यादि खाने से दांत सड़ने लगता है, उसे क्या कहते हैं? दंतस्थि 6। और दांत नहीं सही से साफ करने से दांत के ऊपर एक पीले रंग का परत बैठ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो दंत प्लग। जीभ का काम क्या होता है? स्वाद बताना। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। लार का काम क्या होता है? तो भोजन को गीला करना तथा निगलने में आसानी होता है जिससे, और साथ ही भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना। और इसके बाद है कि मुख्य गुहा के सबसे पिछले भाग को ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली कितने भाग? निगल द्वार और कंठ द्वार। और इसके एक गार्ड के रूप में एपिग्लोटिक्स कार्य करता है, जो भोजन के समय कंठ द्वार को बंद कर देता है और श्वसन के समय निगल द्वार को बंद कर देता है।
इसके बाद ग्रसनली में भोजन आता है। ग्रसनली से अमाशय में किसके द्वारा आता है? तो ग्रसनली में भोजन जो है कर्मानुकुचन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा है कर्मानुकुचन के द्वारा। इसके बाद अमाशय में आता है। अमाशय के कितने भाग? 3। कौन कौन? कार्टेक्स, पुंडिक, पाइलोरिक। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। HCl का पीएच मान कितना? 1। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? जठर रस। और इसमें जो भोजन लाई के समान होता है उसको क्या कहते हैं? काइम। तो अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? काइम। इसके बाद है यकृत। यकृत को मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद यकृत के बाद एक थैली होती है पित्ताशय, जिससे क्या निकलता है? पितरस। पितरस भोजन का क्या करता है? क्षारीय बनाता है, साथ ही वसा का विखंडन करता है। अब है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत का काम क्या होता है? तो भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने भाग? 3। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम। छोटी आंत में भोजन को क्या कहा जाता है? चाइल। अब बड़ी आंत के कितने भाग? 2। एक मलास मलद्वार और एक क्लोन। मलद्वार बड़ी आंत का काम क्या होता है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन के बाद जो जल होता है उस जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। साथ ही जो मल है उस मल के मलद्वार से बाहर निकल जाए। इस तरह से पूर्ण रूप से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। और एक और भी क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के प्रतिदिन कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो 3 लीटर। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।